हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। हम इस हिस्ट्री के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं स्टोन एज के बारे में। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका स्टोन एज से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे एग्जाम में वो आप बना सकते हैं। ऐसे तो इससे बहुत ही कम प्रश्न आते हैं, 1 से 2 सवाल आते हैं, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ेंगे और कौन सा सवाल आ सकते हैं उन चीज़ों को हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है पॉलिटी का, हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का, तो ये पहला वीडियो है हिस्ट्री का। तो हमारा ये स्टोन एज तो पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने सिलेबस में बताया है कि जब हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम अगर आगे देखते हैं तो हम प्री हिस्ट्री के बाद जो हमारा हिस्ट्री जो हम आज पढ़ रहे हैं वो चीज़ को, तो प्री हिस्ट्री की जिसमें कि कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला, कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला, उस काल को हम बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्री हिस्ट्री या प्रागैतिहासिक काल। ओके, तो इसमें कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा तो उसमें कुछ भी हम पढ़ नहीं सकते, ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया था। उस समय के लोगों को कोई ज्ञान ही नहीं था लिखने का। तो जो भी उस समय की चीज़ें के बारे में पता करते हैं तो उस समय के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं, पत्थर के जो औजार प्राप्त हुए हैं, जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उन चीज़ों से ही हम पता लगा पाते हैं कि आखिरकार उस समय का क्या समाज था, क्या जीवन था उस समय का। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। तो हम जब स्टोन एज पढ़ते हैं तो हम उसको बेसिकली 3 पार्ट में बांटते हैं। पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण मेसोलिथिक और नव पाषाण में न्यूलिथिक आता है। ओके, तो पूरा पाषाण की बात करेंगे तो अब जैसा देख पा रहे हैं ये 5 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के जो डेट था ये था पूरा पाषाण। फिर 10 से 8 आते हैं तो मध्य पाषाण, 8 से 6 आते हैं तो नव पाषाण। इन डेट को याद आपको नहीं रखना है, एक बस दिमाग में रखिए, इनसे प्रश्न नहीं आते हैं। ओके, तो हम पहले पढ़ेंगे पैलोलिथिक एज के बारे में, पूरा पाषाण काल के बारे में। ओके, देखिए पूरा पाषाण काल के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं और उनसे कुछ 1-2 प्रश्न आ सकते हैं, तो हम इन चीजों को भी देख लेंगे। ओके, देखिए तो ये हम जो मैंने टेबल बनाया है, जो आप देख पा रहे हैं, ये है पूरा पाषाण काल, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है आखेटक एवं संग्राहक। इसका मतलब आप समझिए कि इस समय के लोग शिकारी थे। आखेटक मतलब उससे शिकारी थे, और खाद्य संग्राहक उन्हें आगे क्या खाना वो जमा करते थे। ठीक है, खाद्य संग्राहक मतलब शिकार करके बहुत सारा रख दिया फिर बाद में उसको खाते थे, तो खाद्य संग्राहक और आखेटक थे इस समय के लोगों को। तो ये प्रश्न आ सकता है। ओके, इस समय के जो लोग पत्थर यूज करते, क्योंकि नाम ही है पाषाण काल, तो पत्थर उपयोग हुआ तभी तो पाषाण काल नाम आया। तो चर्ट, फिल्ट, क्वाटाइज एंड जस्पर, ये पत्थर उपयोग करते थे। तो प्रश्न आते हैं कि पाषाण, पूरा पाषाण काल के लोग कौन से पत्थर निम्नलिखित में इस्तेमाल करते थे। ध्यान में आना चाहिए चर्ट, फिल्ट, क्वाटाइज और जस्पर। ओके, हमने पहले बोला कि 3 भाग में बांटेंगे, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण एंड उच्च पूरा पाषाण। तो निम्न पूरा पाषाण 5 लाख से 50,000, मध्य पूरा पाषाण 50,000 से 40,000 बीसी, उच्च पूरा पाषाण 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। आपको चीजों को ध्यान से बस सुनना है और ध्यान से देखना। अभी कोई भी नोट डाउन मत करिएगा, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, फिर आप उसको बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो निम्न पूरा पाषाण काल, डेट आपको नहीं याद रखना। मैंने पहले बोला कि एंशिएंट हिस्ट्री के डेट शायद ही याद रखने, सब डेट याद नहीं रखने। मैं बताऊंगा कौन याद करना है कौन नहीं याद करना। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको जो एग्जाम टू द पॉइंट आप पढ़ पाइएगा, जो भी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला पॉइंट जो आप निम्न पूरा पाषाण का, कोर प्रणाली। अच्छा, कोर प्रणाली क्या होता है, पेबुल क्या होता है? जैसे कि कोर प्रणाली क्या हुआ, एक बहुत अगर बड़ा पत्थर, जैसे कि एक बहुत बड़ा पत्थर लिए, तो इसी को जैसे कि बहुत बड़ा पत्थर आप अगर आप लेते हैं उसको पटकते हैं तो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, साइड साइड से ऐसे टूट जाएगा, साइड साइड से। ठीक, तो जो साइड साइड से टूट जाएगा, जो बीच वाला पार्ट बच जाएगा, इसी को बोल देंगे हम कोर। क्या बोल देंगे? कोर। ठीक है, तो बीच वाला जो पार्ट बच जाएगा, तो आप देख सकते हैं जो बीच वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं इधर, जैसे कि हम इसको बाहर निकालें, इस देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए तो ये नुकीला है, तो इससे शिकार होता है। ये कोर प्रणाली, तो इस समय के जो पत्थर इस्तेमाल हुआ कोर प्रणाली। पेबुल क्यों? तो पेबुल जो पत्थर को ये पूरे पत्थर को हमने बोल दिया पेबुल, जब टूटा तो कोर प्रणाली। और जो टूट के जो ये देखिए टूट के जो भाग बचा, ये सब जो भाग आप देख रहे हैं, ये सब तो पतला पतला होगा। आपको पता है जब टूटेगा बड़ा चट्टान तो पतला पतला होगा, नुकीला भी होगा, तो उसको बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं? फलक। तो जब मध्यपूरा पाषाण के लोग फलक का इस्तेमाल करने लगे, फलक का। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ते हैं उच्च पूरा पाषाण में, तो वहां पर के लोग और थोड़ा दिमाग उनके पास आया, और वो ब्लेड संस्कृति, मतलब कहने का मतलब ब्लेड तरह के पत्थर जो बहुत ही नुकीला, बहुत ही धार वाले और बहुत ही पॉलिश्ड पत्थर इस्तेमाल करने लगे। ठीक है,
धीमा धीमा जैसे सब आपको पता है कि संस्कृति बढ़ती जाती है तो सब यूज करना भी जो जितने भी औजार हैं वो धीमा धीमा सही से यूज करने लगते हैं। ओके, तो इस समय के कोर प्रणाली बोलते हैं, पेबुल संस्कृति बोलते हैं, चॉपर चॉपिंग प्रणाली बोलते हैं। सब चीजों को याद रखिए, चॉपर चॉपिंग, पेबुल, ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब मैं बताता हूँ। अब देखिए इस समय के जो यूज करते हैं चॉपर चॉपिंग, देखिए देखिए देख रहे हैं एक तरफ ये नुकीला है, ये चॉपर हो गया, चॉपिंग दोनों तरफ नुकीला हो गया, ये पत्थर का भाग, और ये बिदरनी हो गया। देखिए बिदरनी किस तरह से बना हुआ, आपको बी शेप में बना हुआ, उल्टा बी शेप में, ये बिदरनी था। देखिए दो भाग नुकीला था, इससे शिकार किया जाता था। ठीक है, तो ये बड़े बड़े पत्थर थे। ओके, अब देखिए इसमें ये सब तो औजार ये समय थे ही मध्यपूरा पाषाण में। मध्यपूरा पाषाण में निम्न पूरा पाषाण वाला औजार था ही, साथ ही साथ कुछ नए औजार बनाए, खुरचनी, कुछ छोटे छोटे चीज को खुरचने के लिए, मतलब जैसे कि जो मांस होगा जो भी जानवर, तो उसको खाल उधेड़ने के लिए खुरचनी हो गया। जैसे बेदनी, तखनी देख रहे हैं, तक्षनी, ये ऐसे उठा होता था, उसका पार्ट आप देख पा रहे हैं। तो इस सब चीजों को आपको बस ध्यान रखना है कि निम्न पूरा पाषाण में कुछ ज्यादा बड़े पत्थर, मध्य पूरा पाषाण में कुछ छोटे पत्थर, उच्च पूरा पाषाण में नुकीले पत्थर, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कौन सवाल आ सकता है मैं बताऊंगा आपको। कहाँ सवाल आते हैं, सवाल आते हैं यहाँ से कि स्थल कौन कौन से, कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई, बस यही याद रखना, लेकिन समझना सब कुछ है। ओके, निम्नपुरा पाषाण में आग का खोज हुआ। ठीक है, आग का खोज हुआ था, लेकिन इनको नॉलेज उतना नहीं था कि आग का आखिरकार यूज कहाँ करेंगे, ज्ञान नहीं था। बस आग का खोज हो चुका था अनजाने से, तो आग का खोज पूछता है सवाल में, तो अब उत्तर होना चाहिए पूरा पाषाण काल में, और अगर डिटेल से पूछे तो निम्न पूरा पाषाण में, स्टार्टिंग एज में। ठीक है, स्थल की बात करेंगे तो कश्मीर के पोटवार पठार, ये सब जो स्थल मिलते हैं निम्न पूरा पाषाण काल के, उसमें औजार मिले हैं तो स्थल को बोलते हैं। तो आप देख सकते हो डिडवाना, पोटवार पठार, भीमबेटका जो गुफा देख रहे हैं, भीमबेटका का जो गुफा देख रहे हैं। ओके, हथनौरा में, हथनौरा जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। ओके, हथनौरा जो आपके मध्य प्रदेश में है, यहाँ से मानव खोपड़ी मिला, जो कि आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत का मात्र एक जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुआ, मानव कंकाल। ठीक है, तो मानव खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ, हथनौरा से। हथनौरा है कहाँ, मध्य प्रदेश। ओके, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। डिडवाना आपको पता है झील कहाँ है, तो राजस्थान में। पोटवार प्रतार कहाँ है, तो कश्मीर में। ये सब स्थल है निम्न पूरा पाषाण के। अब मध्य पूरा पाषाण में अभी लोग अखेटक थे और संग्राहक थे, बस केवल शिकार कर रहे हैं और जमा कर रहे हैं खाना को। लेकिन अब देखिए मध्य पूरा पाषाण की बात कर रहे हैं, तो इसमें थोड़ा थोड़ा कुत्ता को पालतू बनाया। सबसे पहला जो जानवर बनाया गया पालतू, कुत्ता था। तो इसमें कुछ न कहीं पालतू बनाने का इनके पास थोड़ा नॉलेज आया, तो कुत्ता को पालतू बनाया गया। स्थल कौन है भैया, सोन घाटी, बेलन घाटी यूपी, नर्मदा घाटी। ये सब ध्यान रखिए, नर्मदा घाटी हमारा मध्य प्रदेश में आ जाएगा, बेलन घाटी और सोन घाटी, ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर हम जैसे आते हैं उच्च पूरा पाषाण में, तो यहाँ पर के एक सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण या स्टार मान लीजिए, इसको याद करना ही पड़ेगा, होमो सैपियंस मानव, जो आधुनिक मानव जिसको बोलते हैं, जिनके पास बहुत ही ज्यादा नॉलेज था। ठीक है, तो होमो सैपियंस मानव का उदय कब हुआ, तो उच्च पूरा पाषाण में, उच्च पूरा पाषाण में। ठीक है, तो होमो सैपियंस मानव का उद्भव हुआ। देखिए जैसे जैसे इनका होमो सैपियंस मानव का जैसे जैसे उद्भव होगा, तो इन लोगों इनके पास बहुत ही ज्यादा, पहले के मानव से ज्यादा इनके पास दिमाग था। तो इन्होंने ब्लेड संस्कृति अपनाया, बहुत ही धार वाले पत्थर का इस्तेमाल किया इन्होंने। ठीक है, जिससे कि एक बार में शिकार हो सके। चकमक उद्योग आप देख रहे हैं, पॉलिश, कहने का मतलब जो भी पत्थर था उसको रगड़ रगड़ के इतना पॉलिश बनाया गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये तीनों आपका क्लियर हो गया, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। सवाल कहां से आ सकते हैं, ये स्थल को ध्यान में रखिए, होमो सैपियंस को ध्यान में रखिए। ठीक है, ये ऊपर वाला संस्कृति फलक, कोर और ये ब्लेड संस्कृति। ठीक है, और भी कुछ नहीं। ठीक है, आग का खोज, कुत्ता पालतू, ये सब आपके दिमाग में आ गया होगा। इसको एक बार और फिर से देखिएगा अगर आप अपने पीडीएफ को या तो फिर इस वीडियो को। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अब दूसरा सेकंड आएगा मध्य पाषाण काल। ओके, पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे भाई, अखेटक और संग्राहक। यहाँ पर जो मध्य पाषाण काल के लोग हैं, ये अखेटक हैं और पशुपालक हैं। कैसे हैं, अखेटक हैं, संग्राहक तो हैं, साथ में पशु को पालने लगे हैं। ठीक है, पशु को पालने लगे अपनी रक्षा के लिए या जो भी हो। तो देखिए क्या हुआ कि मध्य पाषाण काल का जो डेट है, ये डेट को याद मत रखिए, कोई जरूरी नहीं। इसमें जो पत्थर इस्तेमाल हो रहे थे, जो पूरा पाषाण वाले पत्थर, साथ ही साथ कुछ नए पत्थर, कार्नेनियल, स्फटिक, कैल्सिडोनी और आर्गेट, ये चार पत्थर है, कार्नेलियन, स्फटिक, कैल्सिडोनी और आर्गेट। ये और भी पत्थर इस्तेमाल होने लगे। यहाँ पर क्या हुआ कि हिम युग, जब हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो देखेंगे हिम युग कब होता है, टर्शियरी काल सब देखेंगे। तो हिम युग की समाप्ति होती है मध्य पाषाण काल के समय में। तो क्या होता है कि हिमयुग कब खत्म होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हुआ। तो जब टेम्परेचर बढ़ा, क्लाइमेट चेंज हुआ,
तो उस समय क्या हुआ कि छोटे छोटे जीव हुए। मध्य पाषाण काल के समय में छोटे छोटे जीव का उत्पत्ति हुआ। अब छोटे जीव को मारने के लिए बड़ा पत्थर इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटा पत्थर इस्तेमाल करेंगे। तो छोटे पत्थर का उपकरण इस्तेमाल होने लगा मध्य पाषाण काल में। हम पूरा पाषाण की देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन मध्य पाषाण में छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए इस काल को बोलते हैं माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण। और ये सवाल बहुत बार आया एग्जाम में कि माइक्रोलिथ किस काल को बोलते हैं, तो मध्य पाषाण। ध्यान रखिए, माइक्रो एम से मध्य। तो माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण के पत्थर इस्तेमाल होने लगे थे मध्य पाषाण काल में। इनकी लंबाई 1 से 8 सेंटीमीटर हो सकते, कितने छोटे छोटे पत्थर इस्तेमाल होने लगे थे। किस तरह के पत्थर थे, किस तरह के औजार थे, त्रिभुजाकार। देखिए 3 कोना, इधर से भी वार करो कहीं ना कहीं से ये लगेगा है। नवचंद्राकार इस तरह देखिए गोल था, जिसको अगर फेंकता था, ठीक है, तो ये देखिए ये सब कोना था। कहीं ना कहीं जो भी छोटे छोटे पशु पक्षी थे उनको कहीं ना कहीं से मतलब चोट पहुंचते थे। अब समलम आकार के पत्थर जो होने लगे, देख सकते हैं समलम है, ट्रेपीजियम आकार का, तो इसमें चारों चार चार इसमें कोना है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि छोटे छोटे पत्थर को फेंक सकते थे दूर से ही, अगर आपका शिकार नजर आया तो फेंक सकते थे। इसमें क्या हुआ कि एक टेक्निक का इस्तेमाल हुआ, प्रक्षेपास्त्र। किसका टेक्निक का, प्रक्षेपास्त्र, कि मतलब भाला फेंकने का टेक्निक यही समय से स्टार्ट हुआ कि छोटे छोटे पत्थर को फेंक के दूर से ही वार कर सकते थे। पहले क्या होता था पूरा पाषाण में कि बड़े बड़े पत्थर जब देखा गुजर रहा है बगल में बड़ा बड़ा जानवर, तो बड़ा बड़ा पत्थर उठा के फेंक दिया, इस तरह से, ठीक है। इसमें लोग क्या हुए भाई, पशुपालक हो गए, पशुपालक। तो मध्य पाषाण काल का इतना ही महत्वपूर्ण है। अब इसके स्थल देख लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थल आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो पहला आप देख सकते हो बागोर और सांभर, ये राजस्थान में है। बागोर और सांभर राजस्थान में। यूपी में 3, सराय नहर, मद्दहा, दमदमा। सराय नहर में 37 नर कंकाल प्राप्त हुए। ओके, मदहा में युगल सावधान प्राप्त हुए। ठीक है, युगल सावधान मतलब कहने का नर कंकाल और साथ में मादा दोनों को एक साथ दफनाया गया, इस तरह से। दमदमा में 41 नर कंकाल दफनाया गया, सॉरी मिला, और वो बहुत ही क्षत विक्षत स्थिति में पाया गया। मतलब कहने का बहुत ही, कहने का मतलब उस कंडीशन में नहीं है पूरा, मतलब कहने का बहुत समय हो चुका है तो वो तो बर्बाद हो गए। तो ये सराय नहर, मद्दहा, दमदमा, ये तीनों कम से कम ध्यान रखिएगा कि यूपी में है। ओके, देखिए मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। मध्य प्रदेश में क्या भैया, आदमगढ़। ओके, हमने देखा था मध्य प्रदेश में पिछले जो पूरा पाषाण हमने देखा क्या, तो हथनौरा था जहाँ से मानव कंकाल। लंगनाज है, ये हमारा गुजरात में है, ठीक है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण यह है कि सबसे पहले बार भारत में पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पशुपालन का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमारा, ये आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश और बागोर जो कि राजस्थान, यही दोनों जगह में पशुपालन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि मध्य पाषाण के समय में पशुपालन का उपयोग होने लगा था। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, पशुपालन का साक्ष्य इस स्टार पॉइंट है, ठीक है। ये सब इससे सवाल, यही एक सवाल आ सकता है, ठीक है। हमने उसमें बताया कि होमोसैपियंस, आग का खोज, पशुपालन, इसे बताया कि ये दोनों स्थल को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। अब चलते हैं भाई नव पाषाण काल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इस सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। ओके, तो नव पाषाण संस्कृति, इसको गार्डन चैट जो एक इतिहासकार थे, इन्होंने बोला है नव पाषाणिक संस्कृति या नव पाषाणिक क्रांति। क्रांति कब बोलते हैं, जब कोई चीज का परिवर्तन होता है। तो इस समय जो थे ना, अभी तक के खाद को संग्रह कर रहे थे, खाद को मतलब खाने वाली चीजों को जमा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लोग स्थायी हो गए, इन्हें कृषि का ज्ञान हुआ। तो कृषि का ज्ञान हुआ तो इन लोग अस्थायी जीवन निवास करने लगे। तो कृषि का इनको ज्ञान हुआ तो लोग खाद उत्पादक के रूप में हो गए। मतलब आप कहने का मतलब कि फसल को उपजाएं और उसको जमा करके रखें आगे फ्यूचर के लिए। ओके, अस्थायी निवास कर सकते हैं। अब जमा करने के लिए मृदभांड का प्रयोग हुआ, बर्तन, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, आप बहुत सारा उसमें जो भी थे उस मटेरियल का बर्तन। तो मृदभांड का विकास हुआ, कृषि का ज्ञान हुआ, बहुत ही पॉलिश्ड कहने का मतलब इसमें जो उपकरण थे बहुत ही पॉलिश्ड, बहुत ही चिकना उपकरण। पहिया का आविष्कार हुआ, एक जगह से दूसरे जगह से सामान ले आने के लिए। तो नवपाषाण संस्कृति की बात करें तो बहुत ही देख सकते हैं कि 6000 बीसी तक के करीब करीब ये आ गया है, ठीक है। ओके, तो चीजों को समझ रहे, नवपाषाण में यही है, ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, क्योंकि प्रश्न बहुत ही कम आते हैं, 1 से 2 प्रश्न, तो उन चीजों को याद रखना। लेकिन ये ध्यान रखना, आखेटक एवं खाद्य संग्रह, मैंने तीनों चीज बता दिया, क्लियर बता दिया। अब थोड़ा सा नवपाषाण का हम देख लेते हैं स्थल, जिससे कि प्रश्न आए एग्जाम में और आने की संभावना भी है। आपको मैं बता रहा हूँ, ऊपर में जम्मू एंड कश्मीर में जाइएगा तो गुफ कराल और बुर्ज होम, गुफ कराल और बुर्ज होम 2 स्थल है। तो इसमें महत्वपूर्ण कौन है भैया,
तो गुफ कराल को बोलते हैं कुम्हार की गुफा, गुफ कराल को बोलते हैं कुम्हार की गुफा, ठीक है। ये तो गुफ गुफ लिखा भी है तो गुफा समझ सकते हैं, ओके। लेकिन जो बुर्ज होम है, यहाँ से प्रश्न क्या आते हैं, यहाँ पर एक साक्ष्य मिला कि मालिक के साथ एक मनुष्य था और उसके साथ कुत्ता का मतलब कंकाल मिला, तो कह सकते हैं कि मालिक के साथ कुत्ते का दफनाने का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से, जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला। गर्तावास में मिला है, नीचे जमीन के अंदर घर बनाया गया है, ओके। अब देखिए यूपी में आएंगे, ठीक है। तो यूपी में एक स्थल है कोल्डीवा, जहां से चावल का साक्ष्य मिला, जो कि प्रयागराज इलाहाबाद में, कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य। ये सवाल बहुत पूछता है, कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ, ओके। चौपानी मांडो है, ये भी यूपी में है। चौपानी मांडो से क्या मिला भैया, तो मृद भांड, बर्तन। मैंने बोलता है कि मृद भांड का उपयोग होने लगा, तभी हम बोलते हैं ना कि नवपाषाण काल के समय मृद भांड का उपयोग, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कैसे पता लगाते हैं, उस समय के जो चीजें मिले उन स्थलों से, तो उस तरह से बोलते हैं कि ये इतना पुराना है तो इस समय के लोग मृद भांड का उपयोग कर रहे थे। तो मैंने इसलिए बताया कि चौपानी मांडो से मृद भांड, कोल्डीवा से चावल, ओके। अब देखिए मेहरगढ़, ये सवाल बहुत बार आ चुका है कि सबसे पहले और प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य कहां से मिला, तो मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, ओके। एक कृषि का साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ। पशुपालन बागोर और आदमगढ़, बागोर और आदमगढ़, बागोर कहाँ, राजस्थान, आदमगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश, ओके। देखिए नीचे कर्नाटक में आएंगे तो पिकली हिल है, कोडेकल, पिकली हिल और कोडेकल, ये दो जगह हैं जहां से राख के ढेर प्राप्त हुए, राख के ढेर। अब देखिए बिहार स्पेशल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है चिरांद, चिरांद है जो यहाँ से, जो कि पटना के करीब करीब है, तो चिरांद एक ऐसा स्थल है जो नवपाषाण काल के स्थल है, और यहाँ से सबसे ज्यादा हड्डी के उपकरण, कैसे औजार मिले, तो हड्डी के औजार मिले, 480 हड्डी के औजार, कितने, 480 हड्डी के औजार मिले हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो ज्यादातर जो औजार है हिरण के सींग से बना, हिरण के सींग से। तो पूछता है सवाल में कि जो नवपाषाणिक स्थल जो चिरांद है वहां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हड्डी के उपकरण के लिए, हड्डी के उपकरण के लिए, ओके। तो इतना चीज से आपका जितने भी सवाल आ सकते हैं, आप स्थल को ध्यान में रखिए, पूरे पाषाण काल में स्थल को ध्यान में रखिए, कुछ कुछ स्थल का क्या खासियत है मैंने ये बता दिया, वो ध्यान रखिए। इससे ज्यादा फालतू सवाल नहीं आ सकता एग्जाम में, ये आप गांठ बांध लीजिए, ओके। और जो भी कुछ कुछ संस्कृति थी, जैसे ब्लेड संस्कृति, पेवल संस्कृति, मैंने सब कुछ बता दिया आपको, एक डायग्राम से बता दिया, और इसका पीडीएफ आपके लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में किया करिए, और आगे हम नेक्स्ट आएगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसको भी 1 से 1.5 वीडियो, एक वीडियो में पूरा उसको भी देखेंगे, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं ले आएंगे, जो कि सवाल आप क्या सकते हैं। हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री सवाल बहुत ही कम आते हैं, तो उसको हम कम कम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आपको अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ये हमारा पूरा सीरीज चलते रहेगा। अगर आप लोग अच्छा अगर वीडियो को देखते हैं तो ये सीरीज हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा। साथ ही हम बीपीएससी वाले भी सीरीज को स्टार्ट करेंगे जल्दी, CT7 बीपीएससी के लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।